ईयर 2010 जब मैंने अपनी फ़र्स्ट जॉब शुरू करी आफ्टर क्वालिफाइंग सी, तब उस समय मेरे सामने कुछ ऐसी कॉर्पोरेट टर्म्स या ऐसी कुछ कॉर्पोरेट बातें सामने आई थी जो मुझे किसी ने सिखाई नहीं थी या किसी ने बताई नहीं थी। और वो ना समझी में मैंने कुछ ऐसी मिस्टेक्स करी जो मुझे लगता है कि शायद वो मिस्टेक्स मुझे नहीं करनी चाहिए थी। और वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ साथ मुझे वो समझ आई कि वो गलती अगर मैं नहीं करता तो वो मुझे लॉन्ग टर्म में इतना नुकसान नहीं देती या मुझे फ़ायदा ज़्यादा होता। तो आज उसी मिस्टेक्स के बारे में बात करना चाहता हूँ मैं इस वीडियो में, ताकि आप वो उस मिस्टेक से आप समझ सके, आपको एक लर्निंग मिल सके और आप वो मिस्टेक्स ना करें, क्योंकि आप आज उस स्टेज पे हो जहाँ पे आप अपनी करियर शुरू कर रहे हो या आप अपनी जॉब ढूंढ रहे हो या आप फर्स्ट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो या मे बी सेकेंड जॉब के लिए। मैं सी ए राहुल जैन, करंटली टेक्स एडेड हुए हो एंड आई एम नाउ हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 14 ईयर्स। तो अपने उस एक्सपीरियंस से मैं आपको अपने कुछ लर्निंग्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो डिस्कस करते हैं कि एज अ फर्स्ट जॉब बिगिनर के लिए क्या ऐसी गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए और छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना चाहिए। तो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, सैलरी नेगोशिएशन। जनरली क्या होता है कि जब हम फर्स्ट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, हमें एक डिस्परेशन सी होती है कि जल्दी से ऑफर आए और हम उसको एक्सेप्ट कर लें। और होता भी यही है, मेरे साथ भी यही हुआ। तो जब ऑफर आता है हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको हम अच्छे से सैलरी को रिव्यू नहीं करते और नेगोशिएट नहीं करते। मैंने भी ये गलती करी। जब मेरे सामने ऑफर आया तो मैंने उसको बहुत पोलाइटली तरीके से, या आप बोलो कि एक सटल तरीके से नेगोशिएट करने की कोशिश करी, बट जिस तरीके से मुझे करना चाहिए था कंसिडरिंग दी बेंचमार्क ऑफ द सैलरी इन द मार्केट, मैंने उस तरीके से नेगोशिएट नहीं करी थी। तो उससे नुकसान क्या हुआ, जो बेस सैलरी है, जो फर्स्ट सैलरी है, उसकी बेसिस पे आपको नेक्स्ट ईयर्स के अप्रेजल्स या नेक्स्ट ईयर्स के बोनस मिलते हैं। तो आपकी जब एक फर्स्ट या बेस सैलरी डिफाइन हो जाती है, एक वो बेंचमार्क बन जाती है, तो नेक्स्ट अप्रेजल्स उसी बेसिस पे चलते रहते हैं एंड वो लॉन्ग टर्म तक रहते हैं। तो इसीलिए मेरी एडवाइस आपको यही है कि अगर आप फर्स्ट जॉब बिगनर है या आप सेकंड जॉब में हैं, तो आप अपनी सैलरी नेगोशिएट को अच्छे से करें। और उसका करने का तरीका सबसे यही है कि आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी है। आपको एक्चुअली में कोई नहीं बताएगा, या आपको ये देखना है कि आप किस रोल में हो, किस ऑर्गेनाइजेशन में हो, एंड वहाँ से ही रिलेटेड आपको रिव्यूज़ लेने पड़ेंगे, या आपको अपने पीयर्स या फ्रेंड्स या नेटवर्क से रिव्यूज़ लेने पड़ेंगे कि इस सैलरी, इस लेवल पे सैलरी की रेंज क्या होती है। एंड उसी बेसिस पे उसी को बेंचमार्क बना के आपको सैलरी नेगोशिएट करनी है। और आप चाहे माने या ना माने, हर एक HR के पास बजट होता है कि वो कुछ पोर्शन रखता है अपने पास नेगोशिएशंस के लिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप फर्स्ट सैलरी को एक्सेप्ट कर लो तो HR के पास नेगोशिएशन नहीं होती है, वो होती है उसके पास। तो हर कोई बोलता ज़रूर है कि दिस इज़ द लास्ट, ये ही हमारे पास लास्ट ऑफर, इसके बियॉन्ड नहीं है, बट आपको नेगोशिएट करना चाहिए बिकॉज HR भी एक्सपेक्ट करता है। तो जो मैंने गलती करी थी, आप प्लीज़ ये गलती मत करना, नेगोशिएट करना। यू विल डेफिनेटली गेट गुड सैलरी एंड इट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग टर्म। सेकेंड, अंडरस्टैंड योर सैलरी स्ट्रक्चर विच इज़ CTC। अब मेरे टाइम पे ये CTC का जो कॉन्सेप्ट था मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था। कॉस्ट टू कंपनी, इट वाज अ न्यू टर्म टू मी, राइट। तो मैंने उस पर्सपेक्टिव से समझा ही नहीं था कि कॉस्ट टू कंपनी क्या होती है, सैलरी कंपोनेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आज मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ। मे बी आपको शायद पता हो, अगर नहीं पता तो प्लीज़ आप ये समझिए कि इवेंचुअली CTC में क्या होता है। तो CTC में कुछ कॉम्पोनेंट ऐसे होते हैं जो आपको पे किए जाते हैं, विच वी कॉल्ड एज कैश कॉम्पोनेंट्स। कुछ कॉम्पोनेंट ऐसे होते हैं जो आपको पे नहीं किए जाते हैं, विच वी कॉल्ड एज नॉन कैश कॉम्पोनेंट्स। तो पहले उस पर बात करते हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉन कैश कॉम्पोनेंट्स। नॉन कैश कॉम्पोनेंट्स बेसिकली वो कॉस्ट होती है जो कंपनी से, जो आपके लिए वो बेनिफिट्स देती है। फॉर एग्जांपल, हेल्थ इंश्योरेंस कॉस्ट, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लेती है, तो उसकी कॉस्ट की रिकवरी आपसे होती है, तो आपके CTC का पार्ट बन जाता है, लेकिन आपको पे नहीं किया जाता, बट आपके CTC का वो नॉन कैश कॉम्पोनेंट बन जाता है। सेकेंड ऐसा पे आउट क्या होता है, प्रोविडेंट फंड। तो गवर्नमेंट के लॉज हैं, उस बेसिस पे आपकी सैलरी पे एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है एज अ प्रोविडेंट फंड टू दी गवर्नमेंट। तो वो भी आपके CTC का पार्ट बन जाता है, लेकिन आपको पे नहीं किया जाता, गवर्नमेंट को पे किया जाता है। इसी तरीके से एक और कॉम्पोनेंट होता है ग्रेचुटी का प्रोविजन कॉस्ट। तो एक ग्रेचुटी का लॉ होता है, उस बेसिस पे एम्प्लॉयर को प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है आपकी सैलरी की बेसिस पे। तो वो प्रोविजन कॉस्ट आपके CTC का पार्ट बन जाता है कि आपको हम CTC दे रहे हैं बिकॉज ऑफ कॉस्ट टू कंपनी। ये तो वो कॉम्पोनेंट हो गया जो आपको पे नहीं होता, नॉन कैश कॉम्पोनेंट होता है। अब बात करते हैं कैश कॉम्पोनेंट। कैश कॉम्पोनेंट के अपने पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज बेसिक पे, देन अलाउंसेस, देन रीइंबर्समेंट्स। और अलाउंसेस के जनरली और भी पार्ट्स हो जाते हैं, लाइक हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस और स्पेशल अलाउंस और एनी अदर अलाउंस। नाउ ये समझना है कि इन पे कौन से कंपोनेंट्स पे टैक्स लगेगा। बेसिक पे टैक्स लगता है,
अलाउंसेस पे भी टैक्स लगता है, लेकिन कुछ अलाउंसेस पे बेनिफिट होता है टैक्स का जिसपे पूरे पे नहीं लगता। फॉर एग्जांपल हाउस रेंट अलाउंस, जिसपे स्पेसिफिक एक क्लॉज होता है कि अगर आप रेंट पे हो तो आपको कुछ बेनिफिट मिल जाती है। दैट मीन्स हाउस रेंट अलाउंस का कुछ पोर्शन पे टैक्स नहीं लगता है, लेकिन बाकी अलाउंसेस पे लगता है। अब बात करते हैं रीइंबर्समेंट की। रीइंबर्समेंट जनरली टैक्सेबल नहीं होता, प्रोवाइडेड आप प्रूव करो कि यू हैव इनकर्ड दैट एक्सपेंस और आप बिल सबमिट करो। तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि आपके कौन कौन से पार्ट्स हैं, सैलरी, बेसिक पे, अलाउंसेस और रीइंबर्समेंट्स, क्योंकि वही आपका टेक होम बनता है, वही आपको इवेंचुअली पे आउट होता है फ्रॉम योर एम्प्लॉय। नाउ इससे कनेक्टेड हो जाता है टैक्स डिडक्शन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको समझने के लिए। मैं तो एक सीए बैकग्राउंड से हूँ तो मैं समझ सकता था कि ये टैक्स क्या होता है, क्या कंपोनेंट है, लेकिन अगर आप सीए बैकग्राउंड से नहीं है या फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है, टैक्स बैकग्राउंड से नहीं, तो आपको एक्चुअली समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी सैलरी पे टैक्स डिडक्ट कितना होगा। मेरे टाइम पे तो कोई कैलकुलेटर नहीं था, बट मुझे वो समझ थी, तो वो स्लैब रेट्स होता तो मैंने डिफाइन कर लिया, समझ लिया कि कितना टैक्स कट सकता है। तो इवेंचुअली टैक्स डिडक्ट होके ही जो सैलरी बचती है वो नेट सैलरी आप अपने पास घर ले जाते हैं और देन यूज़ इट फॉर योर ओन सेल्फ। आज के टाइम पे गूगल कीजिए टैक्स कैलकुलेटर्स, और इनकम टैक्स का भी कैलकुलेटर आता है जो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे भी है। आपको सिर्फ अपने सैलरी के कंपोनेंट उसमें डालने हैं, अपने आप ही एक आंसर निकल के आ जाएगा कि आपकी इस सैलरी पे टैक्स इतना है, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितना टैक्स डिडक्ट हो रहा है, क्या कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं टैक्स सेविंग्स की, क्या अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, और आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। इस पर मैं डिटेल वीडियो कभी बनाऊंगा ज़रूर, बट आज आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको सीटीसी स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, आपका कैश कंपोनेंट क्या है, आपका नॉन कैश कंपोनेंट क्या है, और आपकी नेट सैलरी या टेक होम सैलरी क्या है। क्योंकि उसी बेसिस पे आप फर्स्ट वाले पॉइंट पे नेगोशिएट कर सकते हैं कि जो घर पे आ रहा है पैसा, जो आप टेक होम कर रहे हो, वो इवेंचुअली बहुत कम है आपकी एक्सपेक्टेशन से। सीटीसी को कंपेयर नहीं करना है, आपको नेट टेक होम को कंपेयर करो एंड उस बेसिस पे सैलरी को नेगोशिएट करो। अब बात करते हैं थर्ड, विच इज़ इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस। बात करते हैं पहले इंश्योरेंस की। ऑब्वियसली जब आप सैलरी अर्न करते हो तो आप अपने ऊपर भी खर्च करते हो, अपनी लग्जरी पे या अपनी नेसेसिटीज़ पे, लेकिन इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट ये एक ऐसी चीज़ है जो एक नेसेसिटी से भी बढ़कर है। तो मैंने गलती क्या करी थी कि इंश्योरेंस के लिए इनिशियली मैंने लाइफ इंश्योरेंस ली थी, बट रिसर्च करके नहीं ली थी। मैंने इंश्योरेंस ली, बेसिकली LIC ली, और वो भी सीरियस पर्सपेक्टिव से कि मुझे कुछ टैक्स में सेविंग हो जाएगी। मुझे उस टाइम इंश्योरेंस की इतनी समझ नहीं थी, बट मैं आपको एक गाइड कर रहा हूँ कि आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेना चाहिए एज एंड व्हेन यू अर्न स्टार्ट अर्निंग। फर्स्ट सैलरी से ही आपको इंश्योरेंस बाय करनी है और लाइफ इंश्योरेंस बाय करनी है, एंड दैट इज़ द टर्म इंश्योरेंस। आप टर्म इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा पढ़िए, थोड़ा समझिए, और ये देखिए कि टर्म इंश्योरेंस वर्सेस LIC में क्या डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। LIC इज़ एन इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस प्रोडक्ट, लेकिन जब आप इंश्योरेंस देखते हो तो हमेशा सिर्फ इंश्योरेंस लेना चाहिए, एंड टर्म इंश्योरेंस इज़ ओनली एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो टर्म इंश्योरेंस पे आपका लाइफ का कवर बढ़ जाता है विथ मिनिमम और स्मॉल प्रीमियम, लेकिन LIC में बिकॉज वो एक मिक्स प्रोडक्ट है, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, आपका प्रीमियम ज़्यादा होता है लेकिन लाइफ कवर कम होता है। तो ये तो बहुत बेसिक है, आपको कवर ज़्यादा लेना है लाइफ इंश्योरेंस का, प्रीमियम कम पे करना है, तो ऑलवेज गो फॉर टर्म इंश्योरेंस। मार्केट में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और अच्छा प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। मेरे टाइम पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि मैं अपने आप को एजुकेट कर सकूँ। सिमिलरली आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, सेल्फ नॉट जस्ट रिलाइंग ऑन दी एम्प्लॉयर इंश्योरेंस, बिकॉज कभी कभार एम्प्लॉयर इंश्योरेंस में कुछ प्लस होते हैं कुछ माइनस होते हैं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस अपने पर्सपेक्टिव से भी आपको लेना चाहिए, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, वो बहुत ज़रूरी है। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी मैंने लिया था, बट थोड़ा लेट लिया था, बट जितना लेट आप करते जाएंगे, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, उसका प्रीमियम कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन योर एज। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट मैंने शुरू करी थी इन द ईयर ऑफ 2014 एंड 15, और मैंने अपनी करियर जर्नी शुरू करी 2010 एंड 11। मतलब मैंने 3 साल तो लगा दिए सोचने में कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। मैं यही आपको चाहता हूँ कि आप ये मिस्टेक रिपीट ना करें। आजकल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स और इन्वेस्टमेंट नॉलेज और बहुत सारी अबंडेंस में हैं। आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं, आप एक SIP मोड में कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में। धीरे धीरे अपना कॉर्पस बिल्ड करते रहें, धीरे धीरे कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते रहें, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो चाहे वो डायरेक्ट स्टॉक्स हो। मंथली कुछ कंपोनेंट अपनी सैलरी से निकालिए और उसको इन्वेस्ट करते रहिए। अब पर्सनल फाइनेंस का एक रूल है जहाँ पे ये बोलते हैं कि एटलीस्ट 20 to 30% ऑफ योर एंटायर नेट सैलरी उसको आप इन्वेस्ट करते रहिए। थोड़े से शुरू करिए बट करिए। वंस यू स्टार्ट गेटिंग इनटू दैट डिसिप्लिन यू विल गेट टू नो द रियल बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अ डिसिप्लिन मैनर। अब हम बात करते हैं फोर्थ चीज़ की जो मेरे को धीरे धीरे समझ में आई, विच इज़ दी अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स ऑन रियल टाइम बेसिस। मेरी CA क्वालिफाई हुई टेक्निकल स्किल्स पे मैं हमेशा काम करता रहा।
बट सॉफ्ट स्किल्स में मुझे समझ में आया कि यार सॉफ्ट स्किल्स भी बहुत ज़रूरी है अगर मुझे करियर में ग्रो करना है। अब वो सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं? आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स करके आनी चाहिए, आपकी राइटिंग स्किल्स क्या है, आपकी लिसनिंग स्किल्स क्या हैं। तो धीरे धीरे मैं उन चीज़ों पे काम करता रहा और बहुत सिंपल तरीके मैंने अपनाए, सिंपल मेथडोलॉजी। प्रेजेंटेशंस खुद जो बनाई उसको इस तरीके से बनाया कि अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में प्रेजेंट करूँ तो कैसे करूँ, कोई डिफ़िकल्ट इंग्लिश ना यूज़ करके सिंपल ईजी लैंग्वेज में। वहाँ से मैं उसको क्रिएटिविटी पे इम्प्रोवाइज़ करता रहा। कम्युनिकेशन और राइटिंग स्किल्स के लिए मैंने बुक्स रीड करना शुरू किया ताकि मेरी वोकैब अच्छी हो, ताकि मुझे ये समझ में आए कि आपकी सामने जो ऑथर है वो किस तरीके से लिख रहा है, किस तरीके से अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहा है। वो धीरे धीरे उस चीज़ को मैं अपनी डेली लाइफ में यूज़ करता रहा। लिसनिंग स्किल्स के लिए, लिसनिंग स्किल्स का बहुत अच्छा एक तरीका होता है कि आप सुनो तो समझने के लिए, लिसन टू रिस्पॉन्ड नॉट टू रिएक्ट। पहले सामने वाले की बात पूरी समझो, उसके पर्सपेक्टिव से समझो, एंड इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन राइट एंड देन यू कैन रिस्पॉन्ड। तो ये 3 स्किल्स पे आपको इवेंचुअली काम करना ही है। एंड एक इंपॉर्टेंट स्किल आती है, वो होती है पीपल स्किल्स। इवेंचुअली कॉर्पोरेट लाइफ में अगर ग्रोथ करनी है तो आपको पीपल स्किल्स आनी चाहिए, आपको पीपल मैनेजमेंट आनी चाहिए। और ये कोई नहीं सिखाता है अनटिल अनलेस यू हैव द मेंटर्स। मेरे पास मेंटर्स थे, मैंने मेंटर्स से हमेशा अपनी रिक्वेस्ट करी है, मुझे सिखाएं, मुझे बताएं, और मैं भी अपनी वीडियोस के थ्रू ये चीज़ें आपको सजेशंस देता रहता हूँ, अपनी एडवाइस देता रहता हूँ। बट ये स्किल्स आप इजीली डेवलप कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हर किसी के पास स्किल्स होती है, नहीं, ये स्किल्स डेवलप करी जाती है। आप उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में समझें। आई विल मेक मोर स्पेसिफिक वीडियोज़ ऑन दीज स्किल्स। आज इस वीडियो में आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, करनी ज़रूरी है, और अपने आप को डेवलप करना है इवेंचुअली आपको करियर में अगर ग्रोथ करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ बिल्ड नेटवर्क। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई है जहाँ मैंने ये समझाया है कि नेटवर्क कैसे बिल्ड किया जाता है, क्योंकि हर कोई ये बोलता है कि नेटवर्क बिल्ड करो, बट कैसे, मैंने अपने मेथड्स उस वीडियो में आपको समझाया। प्लीज़ वो वीडियो देखें एंड यू विल अंडरस्टैंड कि नेटवर्क कैसे बिल्ड किया जाता है। बट सबसे बड़ा रीज़न यही है कि नेटवर्क बिल्ड करने में आपको क्या फ़ायदा है। एक तो आपको करंट जॉब प्रोफाइल में आपको हेल्प मिलती है, आप एक रेपो डेवलप करते हैं, एंड इवेंचुअली आपके नेक्स्ट करियर एस्पेक्ट्स में या नेक्स्ट करियर ग्रोथ के लिए भी वो नेटवर्क हेल्प करता है। इवेंचुअली नेटवर्क ही है जो आपको आगे तक लेके जाता है। तो ये वो ऐसी 5 चीज़ें हैं, चाहे वो पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड हो, जो मैंने अपने करियर में अपनी गलतियों से सीखी हैं, और आज मैं अपने जूनियर्स को, अपने कलीग्स को भी समझाता हूँ, या सीए स्टूडेंट्स को या प्रोफेसर्स को भी ये सब बातें बताता हूँ मैं, कि आपको इन चीज़ों पे काम करना चाहिए जो कहीं भी किसी भी टेक्निकल बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। और आई एम श्योर आप मेरी बातें समझ पाए होंगे और आप शायद उस पर वर्क भी करें। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन से डील कर रहे हैं तो आई विल बी हैप्पी to help you. You can also reach me out on email. You can drop an email at carahuljain.in@gmail.com. This is CA Rahul Jain signing off.